अब इस सवाल पर जरा आते हैं कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की बातचीत फेल हुई तो इसे जानबूझकर क्या फेल कराया गया। आज हम आपको एक इनसाइड स्टोरी सुनाना चाहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप इसके लिए ईरान को जिम्मेदार बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखना चाहता है, जिसे अमेरिका स्वीकार नहीं करेगा, जबकि ईरान कह रहा है कि अमेरिका उसका भरोसा जीतने में नाकाम रहा और जब तक अमेरिका ईरान का भरोसा नहीं जीतेगा तब तक दोनों देशों के बीच किसी भी तरह की डील होना ही असंभव है। अभी कुल 4 शर्तों पर पूरी बातचीत फंसी है। ईरान चाहता है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसके नियंत्रण को स्वीकार करे, जबकि अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना शर्त खोला जाए। ईरान ये चाहता है कि उसके यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को बंद ना कराया जाए। ईरान के मुताबिक वो इस्तेमाल इसका सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी, कैंसर के इलाज, रिसर्च, नागरिक उपयोग में करना चाहता है। वो परमाणु हथियार कभी नहीं बनाएगा। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि वो इस मामले में ईरान पर भरोसा नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। अमेरिका और ईरान की डील तभी होगी जब ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करेगा। ईरान, तीसरी बात, ईरान ये भी चाहता है कि लेबनान में सीज फायर लागू हो। अमेरिका इजराइल को ऐसा करने के लिए मजबूर करे, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि वो लेबनान को इस डील का हिस्सा नहीं बनाएगा। इसका कारण यह भी है कि कल को अगर इजराइल ने फिर से लेबनान में हमले शुरू कर दिए तो ईरान उसे अमेरिका के साथ अपनी डील का उल्लंघन मानेगा और इससे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना रहेगा। अमेरिका का कहना है कि वो लेबनान की कोई गारंटी नहीं ले सकता और ईरान को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और आखिरी शर्त मुआवजे को लेकर है। ईरान चाहता है कि उसे इस युद्ध में हुए नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाए। ना सिर्फ मुआवजा दिया जाए बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसे सभी जहाजों से शुल्क वसूलने की कानूनी इजाजत मिले, जबकि अमेरिका कह रहा है कि यह तो संभव ही नहीं है। और यही कारण है कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की हुई बातचीत खत्म हो गई और अब अमेरिका ने अपनी नौसेना को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भेज दिया है। और ये सब यूं ही नहीं हुआ है। हम आपको इसके पीछे का पूरा खेल समझाते हैं। आप याद कीजिए, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया था तब पूरी दुनिया में किसे विलेन माना जा रहा था? विलेन था अमेरिका। पूरी दुनिया ये कह रही थी कि अमेरिका को ये युद्ध रोक देना चाहिए। अमेरिका के लोग भी इसके लिए जबरदस्त दबाव बना रहे थे। अब द न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट कहती है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी दबाव को हटाने के लिए सीज फायर का ट्रंप कार्ड खेला। उन्होंने ईरान के 10 सूत्रीय मांगों के प्रस्ताव को बातचीत के लिए स्वीकार कर लिया। चलिए बातचीत इस पर करते हैं। इससे जो युद्ध थमता हुआ नहीं दिख रहा था, वो युद्ध 14 दिनों के लिए रुक गया। ऐसा करके अमेरिका ने दुनिया को बता दिया कि वो युद्ध रोक भी सकता है। अब गेंद ईरान के पाले में गई। ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इससे जो दबाव युद्ध रुकने से पहले तक अमेरिका पर था, वो दबाव अब ईरान पर शिफ्ट हो गया। और बहुत अचरज की बात नहीं है कि आज ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सऊदी अरब, कतर, सबके विदेश मंत्री से बातचीत शुरू की है। दुनिया में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि जब युद्ध रुक चुका है तब भी क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान द्वारा बंद करके रखना जाना सही हो सकता है? ये पहला दांव था जिससे अमेरिका ने ईरान को घेरा। इसके बाद दूसरा दांव अमेरिका ने तब चला जब उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को इस्लामाबाद में शांति वार्ता के लिए भेजा गया। अब उस पर भी न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट की एक अपनी थ्योरी है। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस वही नेता हैं जो इस युद्ध का विरोध कर रहे थे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? अमेरिका के लोगों के लिए ने इसके लिए जेडी वैंस की खूब प्रशंसा की और डोनाल्ड ट्रंप की भत्सना हो रही थी। अमेरिका में यहां तक कहा गया कि अगर उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की चलती तो ये युद्ध होता ही नहीं। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने यहां भी एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। वो क्या? उन्होंने ईरान से बातचीत के लिए जेडी वैंस को ही भेज दिया और जब ईरान अपनी मांगों को लेकर अड़ा रहा, बातचीत का नतीजा नहीं निकला, तो सबने यही समझा कि ईरान ही अनरीजनेबल हो गया है। अमेरिका के लोगों में ये बातें होने लगी कि अब तो जेडी वैंस ईरान से बातचीत कर रहे थे, तब भी ईरान ने अमेरिका से कोई डील क्यों नहीं की? यानी नटशेल में कहें तो जेडी वैंस ईरान के खिलाफ युद्ध नहीं चाहते थे। जब उन्हें ही ईरान ने निराश कर दिया तो ये नैरेटिव खड़ा हो गया कि राष्ट्रपति ट्रंप शायद ईरान को लेकर सही है, कि जो जेडी वैंस युद्ध नहीं चाहते थे उनकी भी बात वो मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि अभी तक यही शिकायत थी ना ईरान की कि वो यहूदी धर्म मानने वाले अपने पीस एनवॉय स्टीव विटकॉफ को भेज देते हैं या अपने यहूदी धर्म को मानने वाले दामाद जैरेड कुशनर को भेज देते हैं। तो जेडी वैंस को भेजकर भी
पूरी इमेज व्हाइट वॉश करने की कोशिश हुई। और यही कारण है कि बातचीत रुकते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने इस युद्ध का सबसे बड़ा दांव खेल दिया। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नौसेना उतार दी। नौसेना उतारकर उन्होंने क्या कहा? यही कहा कि वो समुद्री मार्ग में बिछाई गई माइंस को हटाकर इस रास्ते को खुलवाना चाहते हैं। और ये एक ऐसी चीज है जिसमें ईरान फंस गया है। अब कल तक ईरान ये कह रहा था कि वो इन माइंस को ढूंढ नहीं पा रहा है, तो जब तुम ही नहीं ढूंढ पा रहे तो अमेरिका ने अपने जहाज भेज दिए। दूसरा, अमेरिका ऐसा करके ईरान के अधिकार क्षेत्र में भी दखल नहीं दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो शिपमेंट लेन है वो इलाका अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत आवाजाही के लिए मुफ्त है और इस पर सबका हक है। अब जिस पानी पर सबका हक है उस रास्ते को अमेरिका खुलवाना चाहता है, और अगर ईरान ऐसा करने से उसे रोकता है या उसके लिए अमेरिका पर हमला करता है तो उस पर सीज फायर को तोड़ने का आरोप लग सकता है और फिर अमेरिका जो चाहे वो ईरान पर कर सकता है। इससे अमेरिका भी ये कह पाएगा कि उसने तो युद्ध रोक दिया था, लेकिन ईरान ने फिर से युद्ध शुरू कर दिया। इससे आप ये समझ पाएंगे कि ये असल में शतरंज का एक ऐसा खेल है जिसमें इस बार बिसात अमेरिका ने बिछाई है और ईरान के लिए इस युद्ध को मुश्किल बनाने में वो लग गया है। ईरान चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसके नियंत्रण को स्वीकार किया जाए, कानूनी मान्यता दी जाए, क्योंकि पूरी दुनिया इसके लिए कभी तैयार नहीं होगी। जो समुद्री मार्ग कुदरत से इंसानों को मिला है, जिसे बनाने में ईरान की कोई भूमिका नहीं है, उसे ईरान अपने नियंत्रण में लेकर विलेन ही दिखेगा और अमेरिका यही उसे दिखाना चाहता है। इसीलिए हमने आपसे शुरुआत में कहा कि यह बातचीत फेल हुई है या फेल कराई गई है, इसके बारे में भी एक बार आपको सोचना चाहिए। अब तक अमेरिका सीज फायर के लिए ईरान के साथ नेगोशिएट कर रहा था, लेकिन अब वो डिक्टेट करना चाहता है। और इसका कारण यह है कि इस युद्ध में अमेरिका की छवि, उसका रुतबा, उसका वर्चस्व, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए सब कुछ दांव पर है। असल में ये विश्व युद्ध विश्व के नए वर्ल्ड ऑर्डर को भी गढ़ रहा है। क्या है नया वर्ल्ड ऑर्डर? अमेरिका का तो सब कुछ दांव पर लगा ही है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर इसे समझाती हूं कि कैसे ये विश्व युद्ध की स्थिति जो है वो नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रही है। शीत युद्ध का वक्त याद कीजिए, कोल्ड वॉर। शीत युद्ध के वक्त दुनिया में दो बड़ी महाशक्तियां थी, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। तब सोवियत संघ था। बाइपोलर वर्ल्ड तब कहा जाता था कि दो महाशक्तियों के बीच ही पूरी ताकत दुनिया की बटी हुई थी। उस वक्त दुनिया या तो अमेरिका की तरफ होती थी या फिर सोवियत संघ की तरफ। बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता था। इसके बाद सोवियत संघ टूट गया। दुनिया में यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की व्यवस्था, जिसमें पूरी दुनिया पर एक ही सुपर पावर का दबदबा, उसका प्रभाव रहा। यह देश कोई और नहीं बल्कि अमेरिका था। इधर सोवियत संघ अलग अलग छोटे छोटे देशों में, रशिया, लातविया, अलग अलग देशों में पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन अब ये यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो गया है। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आ गया है, जब कई देश मिलकर शक्ति संतुलन बना रहे हैं, जब दुनिया में कोई एक बॉस नहीं है। अब अमेरिका है तो उसके सामने यूरोपियन यूनियन भी है जो उससे अलग खड़ा है। वरना अब तक जब जब अमेरिका जिधर होता था, सारे यूरोप के देश, नेटो के देश उसके साथ खड़े हो जाते थे, उसकी सहायता करते थे। लेकिन इस युद्ध ने उसको पलट दिया। आज यूरोप के ये देश, आज नेटो के ये सभी जो मेंबर्स हैं, ये अमेरिका का साथ तक देने को तैयार नहीं है। चाइना भी एक बड़ी वर्ल्ड ऑर्डर है, रशिया वर्ल्ड पावर बना है, भारत वर्ल्ड पावर है, अब ईरान को भी एक नई वर्ल्ड पावर माना जा रहा है। यानी अब अमेरिका ही नहीं, अलग अलग पावर सेंटर्स बन रहे हैं और सिर्फ अमेरिका की अब नहीं चलेगी। अमेरिका दुनिया का मॉनिटर नहीं बनेगा, अमेरिका अकेले शक्ति का संतुलन नहीं बनाएगा, बल्कि अब ये सारे देश मिलकर शक्ति का संतुलन बना रहे हैं। और इस विश्व युद्ध ने विश्व में नए रिकॉर्ड, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, उसकी नींव पूरी तरह से रख दी है। और बाजार भी इस बात को भांप गया है। जिस दिन सीज फायर लागू हुआ था, उस दिन प्रति बैरल कच्चा तेल $94 पर आ गया था, लेकिन आज फिर $104 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया। अमेरिका और ईरान की जंग और सीज फायर के बीच डिप्लोमेसी पूरी तरह फेल है, लेकिन ट्रंप का शो चालू है और वो खुद में मस्त है। दुनिया तेल और गैस की किल्लत से जूझ रही है। पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक बातचीत के नतीजे 0 रहे और जब ये वार्ता फेल हो रही थी, तब ट्रंप यूएफसी की रिंग के पास फाइट का आनंद ले रहे थे। इससे पहले भी वो युद्ध के तनाव के बीच गोल्फ खेल चुके हैं। जब दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है, तब ट्रंप का फाइट देखना या गोल्फ खेलना
ये संदेश देता है कि उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता शायद इतनी अहम नहीं है जितना कि उनका अपना मी टाइम। जब दुनिया जल रही हो तब शासक का खेल में मशगूल होना इतिहास के नीरों की याद दिलाता है। हालांकि ट्रंप के समर्थकों का कहना है कि यह ट्रंप का अनशेकेबल कॉन्फिडेंस है। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका इतना शक्तिशाली है कि उसे इन छोटे मोटे फेलियर्स युद्ध से फर्क नहीं पड़ता। फाइट देखना एक तरह का पावर प्रोजेक्शन हो सकता है जो ये दर्शाता है कि वो दबाव में नहीं आते। लेकिन हकीकत यह है कि जब दुनिया परेशान है तब ऐसी तस्वीरें ये दिखाती हैं कि सत्ता के शिखर पर बैठे लोग जमीनी हकीकत से कितने दूर हो सकते हैं।